कैसे हो भाई साहब? आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। तो जो आज की वीडियो है भाई, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने नोड जेएस में पढ़ा कि भाई इवेंट लूप क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इंटरनल चीज़ें होती हैं उसमें। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको पहले ज़रूर देख लीजिएगा, आई बटन में ऊपर मिलेगा। और अगर नहीं देखा है तो फिर आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो बेटर ये है कि मेरे हिसाब से आपको पहले वो देख लेना चाहिए एक बार, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पे अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? अभी तक जैसे हमने पढ़ा कि इवेंट लूप कैसे चलता है, ये वो अगर सब कुछ चलेगा तो परफेक्ट वो काम करेगा। ठीक है? अगर मान लीजिए किसी वजह से इवेंट लूप ही रुक जाता है, तब क्या होगा? तो यही चीज़ हम लोग आज जानने वाले हैं कि इवेंट लूप को हमको ब्लॉक नहीं करना है, वो रुकना नहीं चाहिए। क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी भाई डॉक्यूमेंट वगैरह मैं यूज़ करूँगा वो सब आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है आगे। ठीक है? तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं फटाफट और जानते हैं कि इवेंट लूप को ब्लॉक कैसे नहीं करना है। ठीक है? डोंट ब्लॉक द इवेंट लूप और द वर्कर पूल। ठीक है? तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि नोड जेएस के अंदर दो तरीके के बेसिकली नोड जेएस थ्रेड यूज़ करता है। ठीक है? पहला है इवेंट लूप जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है? दूसरा होता है आपका वर्कर थ्रेड। ठीक है? तो दो तरीके के थ्रेड्स अवेलेबल हैं जो कि प्रोग्राम को रन करते हैं। जो इवेंट लूप होता है वो इनिशियलाइजेशन और जो भी जावास्क्रिप्ट के कॉल बैक्स हैं और जो टास्क होते हैं वो हैंडल करता है। और जो वर्कर थ्रेड होता है आपका, ये क्या करता है? ये आपका हैंडल करता है जो भी सीपीयू रिलेटेड वर्क होता है या फिर इनपुट आउटपुट वाले जो वर्क होते हैं। ठीक है? तो ये इस तरीके से डिवाइड करके नोड.js रन करता है। मान लीजिए कि अगर आपका ये प्रोसेस ब्लॉक हो गया, तब क्या होगा? आपका ये वाला जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट वाला एक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। और अगर ये ब्लॉक हो गया तो बेसिकली हैं वो एक ही प्रोसेस है, लेकिन वो इंटरनली चीज़ों को बैकग्राउंड में करने के लिए वर्कर थ्रेड यूज़ करता है। ठीक है? इवेंट लूप, तो जिसकी मदद से जो है बाकी की चीज़ें एक्शन में आती हैं। तो अगर इवेंट लूप ही ब्लॉक हो गया तो आपका पूरा खेल ख़त्म। ठीक है? तो क्या रिस्क है इवेंट लूप ब्लॉक होने का? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आएगा आपको। दूसरा, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, डॉस अटैक लोग कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा इनपुट पास कर दिया जिससे आपका सर्वर ब्लॉक हो गया, कोई रेजेक्स वगैरह या कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ है। तो हम लोग जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ना नोड जेएस का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से है, और देख लेते हैं कि इवेंट लूप और वर्कर थ्रेड क्या यूज़ करते हैं। ठीक है? बेसिकली नोड जेएस जो है वो ये दोनों टाइप के थ्रेड्स को यूज़ करता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का उनको रिक्वेस्ट आती है, किस तरीके का हैंडलिंग है। ठीक है? तो इवेंट लूप के अंदर क्या क्या चीज़ आता है इसको हम लोग एक थोड़ा क्लियरली समझ लेते हैं। इवेंट लूप के अंदर आपका आता है जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कॉल बैक वगैरह है। ठीक है? ये हो गया। दूसरा है कि जो भी नेटवर्क रिलेटेड कॉल होती हैं, जो इनपुट आउटपुट नेटवर्क रिलेटेड कॉल होती हैं, वो इसके अंदर आती हैं। ठीक है? ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग। अब बाकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट वगैरह आती हैं वो सब इसके अंदर हैंडल होती हैं। इनकमिंग रिक्वेस्ट मतलब जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, वो सब जो रिक्वेस्ट आती हैं वो हैंडल होती है। वर्कर थ्रेड के अंदर क्या होता है, इसको इसमें दो पार्ट होता है। ठीक है? एक तो होता है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होती है और एक होता है सीपीयू वाला। ठीक है? तो इनपुट आउटपुट के अंदर क्या आता है? इनपुट आउटपुट के अंदर ये आता है कि जो भी आप लोग जैसे कोई डीएनएस लुकअप करते हैं। ठीक है? इनपुट आउटपुट मतलब कि फाइल सिस्टम होता है, फाइल रीड करते हैं, राइट करते हैं। तो फाइल रीड राइट जो सिस्टम होता है वो इसके अंदर आता है। ठीक है? और सीपीयू रिलेटेड एक्सटेंसिव वर्क क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आप कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर रहे हैं, कोई हैवी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है? ये सारी चीज़ें सीपीयू एक्सटेंसिव वर्क्स में आती हैं। तो इस तरीके से ये सारे काम डिवाइड किए हुए हैं कि इसको ये हैंडल करेगा, उसको वो हैंडल करेगा। ठीक है? ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी एक भी लूप ब्लॉक होता है तो क्या होगा? ठीक है?
तो अब हम लोग देख लेते हैं नोड जेएस वर्सेस जो ट्रेडिशनल मल्टी थ्रेडेड सर्वर्स होते हैं। तो बाकी के जो सर्वर्स होते हैं जैसे जावा के सर्वर हो गए, अपाचे हो गए, इनके पास भाई साहब मल्टीपल थ्रेड होते हैं। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड मतलब है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आई, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट यहाँ पे आई, रिक्वेस्ट 1, तो वो क्या होगा, थ्रेड 1 से हैंडल होगा। दूसरी रिक्वेस्ट आई, ठीक है, वो रिक्वेस्ट 2 आई, थ्रेड 2 से हैंडल होगा। ठीक है, इसी तरीके से इनके पास वो थ्रेड्स होते हैं, उन थ्रेड्स को यूज करके वो लोग रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं। बट नोड जेएस में जैसे कि हमको बताया कि ये सिंगल थ्रेडेड होता है एक तरीके से। बेसिकली मेन थ्रेड उसमें जो होता है सिंगल ही, भले ही वर्कर थ्रेड यूज़ करके वो मल्टीपल पैरेलल एग्जीक्यूशन टाइप से एग्जीक्यूट करता है रिक्वेस्ट को। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सब इसी पे जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भाई अलग अलग थ्रेड्स हैं। तो यही नोड जीएस को इसको पावरफुल बनाता है। क्या पावरफुल बनाता है कि कम से कम रिसोर्स यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा स्केल कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। थ्रेड मतलब क्या होता है, थ्रेड एक थ्रेड समझ सकते हैं एक सीपीयू है पूरी तरीके से। ठीक है, जैसे कोर होता है हम लोग के सिस्टम में, 8 कोर का है, 4 कोर का है, तो एक तरीके से सीपीयू होता है वो। एक्सपेंसिव होता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही मिल जाएगा थ्रेड, मतलब कुछ भी कितने भी बना सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। थ्रेड मतलब है कि आपको रिसोर्स ऐड करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ये एप्लीकेशंस जो हैं इनका ज़माना चला गया। अभी भी बहुत लोग यूज़ ज़रूर करते होंगे पुराना एप्लीकेशन जो होंगे, लेकिन अब मोस्टली नए एप्लीकेशंस के लिए इतना इतना बड़ा उनको सर्वर की ज़रूरत नहीं है, वो छोटे सर्वर्स पे हैंडल कर सकते हैं। यही रीज़न है नोड जेएस की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम रिसोर्सेज यूज़ करके हाई आउटपुट देता है। तो अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे तो फिर क्या होगा, समझ रहे हैं? अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका यूजेस क्या है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर आपने मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दिया नोड जेएस के अंदर तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी के थ्रेड से हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक गया तो सब गया, सब पूरा एप्लीकेशन आपका हैंग हो जाएगा, मतलब आपको हैंग फील होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि इवेंट लूप को किस तरीके से ब्लॉक नहीं करना है। इवेंट लूप में जैसे बताया कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बेस्ड ऑन उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताता हूँ और क्या हमको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो आपके कॉल बैक हैं उनको छोटा रखना चाहिए। जैसे कि ये मान लीजिए ये कांस्टेंट टाइम कॉल बैक है, इसके अंदर कोई भी वो नहीं लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, कोई भी एसिंक्रोनस कोड नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक फॉर लूप लगा हुआ है। ठीक है, ये लीनियर कॉल बैक हो गया। और अगर आप डबल लूप वगैरह लगा देते हैं उसी तरीके से, तो यहाँ पे भाई कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज आपका जो नेटवर्क इनपुट आउटपुट है वो ब्लॉक हो जाएंगे। और दूसरा है कि इवेंट लूप को भाई अगर आपको बचा के रखना है तो सिंक्रोनस भी लूप लगाएं, सिंक्रोनस कोड ही लिखें। सिंक्रोनस कोड बिल्कुल भी लिखने की कोशिश ना करें, अदरवाइज आप बिल्कुल बुरी तरीके से फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये था। आगे मैं इस पे डीप में बात करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें बहुत सारे डिटेल में बात करेंगे कि एग्जाम्पल के साथ में कि क्या क्या चीज़ें हमको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्कर थ्रेड को किस तरीके से ब्लॉक हमको नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब वर्कर थ्रेड को भाई हमको किस तरीके से ब्लॉक नहीं करना चाहिए, तो कुछ यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल्स दिखाता हूँ, बताता हूँ, मतलब कि किसके हैवी कैलकुलेशन वाले वर्क हैं उनको आपको ऑफलोड कर देना चाहिए। कहाँ पे? आप यहाँ पे वर्कर थ्रेड का एक मॉड्यूल होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। आप उसको यूज़ करके उसको यूज़ करके आप नए थ्रेड बना सकते हैं और उस थ्रेड पे आप ऑफलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी भाई हैवी कैलकुलेशन होती है, जो भी इनपुट आउटपुट वाले जो आपके टास्क होते हैं जैसे कि फाइल रीड करना, राइट करना, उसमें आपको हमेशा स्ट्रीम यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट फाइल को रीड करना। स्ट्रीम यूज़ करके आप बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं फाइल रीड राइट करना। ठीक है, और मॉनिटर टास्क ड्यूरेशन क्या होता है कि जो भी आपका फ्रंट एंड से या फिर जहाँ से भी आप इनपुट भेजते हैं वो इनपुट को छोटा रखें, जिससे
किसी तरीके का अटैक ना हो सके और किसी तरीके की आपका पूल जो है, जो वर्कर पूल है वो ब्लॉक ना हो, ठीक है। कोई भी हैवी कैलकुलेशन है उस पर होने लग जाए अगर कोई बड़ा डेटा आ गया तो, समझ रहे। तो ये तो चीज़ है। ठीक है, इस वीडियो से भाई मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या करना चाहिए स्केलेबिलिटी के लिए। थोड़ा सा मैं सोचा एक दो पॉइंट आपको इसमें ये भी बता देता हूँ। तो मैं जैसा कि आपको बताया कि भाई जो भी आपका हैवी कैलकुलेशन वाले जो वर्क हैं उसको आप वर्कर थ्रेड पे मूव कर दीजिए। तो वर्कर थ्रेड को मूव करने के लिए ये मैंने आपको बताया था, वर्कर थ्रेड का मॉड्यूल होता है, अपना स्क्रिप्ट आप क्रिएट करिए और वर्कर थ्रेड पे ऐड कर दीजिए। ये सब हम लोग आगे देखेंगे जब मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे कि कैसे ये होता है एक्चुअल में, ठीक है। बेसिकली मेन ये है कि अगर आपको पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है तो आप वर्कर थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। नोड जेएस भी इसको यूज़ करता है पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, तो अभी सब ये सब तो काफ़ी बड़े बड़े नाम हो जाएंगे, बट मैं थोड़ा बताऊंगा कि आपको क्या है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। इसमें क्या है कि भाई जैसे आप एक प्रोसेस रन करते हो तो यहाँ पे क्लस्टर मॉड्यूल होता है। क्लस्टर मॉड्यूल यूज़ करके आप जितने भी आपके सर्वर पे सीपीयू हैं या आपके सिस्टम में सीपीयू हैं, आप उतने ज़्यादा प्रोसेस रन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बार में ही मान लीजिए अगर 4 कोर का सिस्टम है आपका तो आप 4 प्रोसेस रन कर सकते हो इंटरनली। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, ठीक है। और एक वर्टिकल स्केलिंग भी होती है, वो अलग चीज़ है। हम लोग स्केलिंग वगैरह जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका सर्वर 1 2 3 4, तो जो ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है यही है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब एक साथ अभी एक रन कर रहे थे, आप 4 रन कर रहे हो आप। तो ये इस तरीके से आप ये भी किया जा सकता है। तो इससे आपको एक आइडिया आ गया होगा कि भाई हम लोगों को किस तरीके से इवेंट लूप को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज कितनी सारी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हमने काफ़ी इसमें चीज़ें बात की, कैसे हमको इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे स्केल करना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें मैं काफ़ी डिटेल में बात करूँगा इसी के बारे में अभी, कि अलग अलग तरीके से कि क्या एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि रिजेक्ट्स यूज़ करना हो गया, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस कोडिंग हो गया, या जो भी एग्जांपल पॉसिबल हैं चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए या इवेंट लूप के लिए जो सही नहीं होता है, वो सब हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। तो अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह के कंटेंट के लिए। और अगर आप पढ़ने के लिए शौकीन हैं नई चीज़ों का तो आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं वहाँ पे डेली कुछ न कुछ डालता रहता हूँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।